सोने की चमक हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन हाल ही में इसकी जो कीमत बढ़ी है ना, वो एक बहुत बड़ी पहेली बन गई है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तक का सिर चकरा गया है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। पता लगाएंगे कि सोने के इस खेल के पीछे आखिर है कौन। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए। सिर्फ 18 महीनों में सोने के दाम डबल हो गए हैं। मतलब 100% से भी ज्यादा का उछाल। ऐसा तो पिछले 100 सालों में कभी नहीं हुआ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और यही वो वजह है कि आज हर कोई इतना हैरान परेशान है। और देखिए, यही वो सवाल है जो आज हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, चाहे कोई इन्वेस्टर हो या ना हो। क्या सोने का ये गोल्डन रन अभी और चलेगा, या फिर ये एक बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है? और मजे की बात यह है कि एक्सपर्ट्स भी इस पर पूरी तरह बटे हुए हैं। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि 2030 तक सोना 3 लाख प्रति 10 ग्राम का लेवल भी पार कर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ का कहना है कि अरे नहीं, 10 से 15% की गिरावट तो बस आने ही वाली है। अब जब एक्सपर्ट्स ही आपस में सहमत नहीं है, तो सच जानने का तो बस एक ही रास्ता बचता है, डेटा की तह तक जाना। तो चलिए इस मिस्ट्री की पहली लेयर को हटाते हैं। देखिए, किसी भी चीज की कीमत का जो राज होता है ना, वो छिपा होता है उसकी डिमांड और सप्लाई में। तो अगर सोने की इस पहेली को सुलझाना है, तो शुरुआत भी हमें यहीं से करनी होगी। तो सबसे पहले सप्लाई की बात करते हैं, यानी कि मार्केट में सोना आ कितना रहा है। और यहाँ पर कहानी सच कहूँ तो बहुत ही सिंपल है। 2016 से सोने का प्रोडक्शन करीब 3000 टन पर ही अटका हुआ है। नई माइंस मिल नहीं रही हैं, मतलब सप्लाई तो बड़ी नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये दाम आसमान क्यों छू रहे हैं भाई? और बस यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। अगर सप्लाई स्टेबल है, सोना ज्यादा आ नहीं रहा, तो फिर ये सारा सोना खरीद कौन रहा है? कौन है वो लोग या वो ताकतें जो इतनी बड़ी खरीदारी करके कीमतों को ऊपर और ऊपर खींच रही हैं? तो चलिए, अब वक्त आ गया है उन सीक्रेट बायर्स को बेनकाब करने का, जो पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल चला रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला शक किस पर जाता है? जाहिर है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स पर। हमेशा से वही तो सबसे बड़े खरीदार रहे हैं। लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी सुना रहा है। पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स ने तो असल में सोना कम खरीदा है। तो अगर वो नहीं तो फिर कौन? सवाल फिर से वहीं आके खड़ा हो गया। अगर सेंट्रल बैंक्स मेन प्लेयर नहीं है, तो 2025 की इस जबरदस्त तेजी के पीछे की असली पावर कौन है? तो मिलिए पहले मिस्टीरियस बायर से, टेथर। ये एक अमेरिकन क्रिप्टोकरेंसी कंपनी है, और हो सकता है कई लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना हो। टेथर ने एक नई डिजिटल करेंसी निकाली है, टेथर गोल्ड। और इसकी सबसे खास बात यह है कि हर एक डिजिटल कॉइन को बैक करने के लिए वो असली फिजिकल सोना खरीद कर रख रहे हैं। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। 2025 के तीसरे क्वार्टर में अकेले टेथर ने 26 टन सोना खरीदा, और दूसरी तरफ तुर्की, ब्राजील और कजाकिस्तान जैसे कई देशों के सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर कितना खरीदा? सिर्फ 15 टन। सोचिए जरा, एक अकेली क्रिप्टो कंपनी कई देशों की सरकारों से कहीं ज्यादा सोना खरीद रही है। कमाल है। लेकिन रुकिए, टेथर इस कहानी का सिर्फ एक किरदार है। एक और बहुत बड़ी फोर्स है जो इस लहर को और भी ताकत दे रही है, और वो हैं हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी आम निवेशक। इस लहर का साइज कितना बड़ा है, ये समझने के लिए बस ये नंबर देखिए। सिर्फ 9 महीनों के अंदर आम इन्वेस्टर्स ने गोल्ड ETFs में $64 बिलियन लगा दिए। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि आखिर आम लोग अचानक इतना सोना खरीद क्यों रहे हैं? इसके पीछे 4 मेन वजह हैं। पहली, दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। दूसरी, डॉलर का कमजोर होना। तीसरी वजह, बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से खास रिटर्न नहीं मिल रहा। और चौथी और शायद सबसे बड़ी वजह है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब सब देखते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं, तो एक डर सा लगता है कि कहीं ये ट्रेन छूट ना जाए, और बस सबके सब इस रेस में शामिल हो जाते हैं। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि सोना कौन खरीद रहा है और क्यों। लेकिन असली सवाल तो अब भी बाकी है, आगे क्या? तो चलिए, अब लॉन्ग टर्म की तस्वीर और शॉर्ट टर्म के खतरों दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म में सोने का भविष्य अच्छा क्यों लग रहा है? इसे ऐसे समझते हैं
इतिहास देखें तो आमतौर पर लोग अपनी टोटल वेल्थ का 8% तक सोने में रखते थे, अभी ये सिर्फ 3% है। इसी तरह सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स का 60% तक सोना रखते थे, जो अभी सिर्फ 20% है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोनों ही बड़े खरीदारों के पास अभी और भी बहुत सारा सोना खरीदने की गुंजाइश है, या कह सकते हैं कि रूम है। लेकिन जहां लॉन्ग टर्म की कहानी काफी अच्छी लग रही है, वहीं शॉर्ट टर्म में एक वार्निंग साइन भी है। अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो मार्केट ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है, मतलब ये बहुत तेजी से बहुत ज्यादा भाग चुका है। ये एक बहुत जरूरी टेक्निकल इंडिकेटर है। हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी सोने का दाम अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाता है तो एक करेक्शन यानी एक गिरावट अक्सर आती ही है। इसे ऐसे समझिए कि मार्केट थोड़ा सांस लेने के लिए रुकता है, और अभी हम ठीक उसी पॉइंट पर खड़े हैं। तो इस पूरे एनालिसिस का मतलब क्या निकाला जाए? खास तौर पर अगर कोई सोने में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है तो सही तरीका क्या हो सकता है? चलिए इसी को गोल्ड ETFs के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक बहुत पॉपुलर और आसान तरीका है गोल्ड ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट पर सोना खरीदा जा रहा है, डिजिटल फॉर्म में, बिना फिजिकल गोल्ड को घर लाने की झंझट के। लेकिन यहाँ एक कैच है, सारे गोल्ड ETFs एक जैसे नहीं होते। एक अच्छा ETF चुनने के लिए मेनली 3 चीज़ों पर ध्यान देना होता है। पहला है ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब इसमें कितनी खरीद बिक्री हो रही है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, कॉस्ट उतनी कम आएगी और सही दाम पर बेचना खरीदना आसान होगा। दूसरा है एक्सपेंस रेशो, ये समझिए कि ये एक तरह की मैनेजमेंट फीस है और ये जितनी कम हो उतना अच्छा। और तीसरा ये देखना कि क्या ETF अपनी असल कीमत, जिसे INAV कहते हैं, उससे डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, मतलब क्या सोना मार्केट रेट से थोड़ा सस्ता मिल रहा है। तो ये रही एक सिंपल सी चेकलिस्ट। ऐसा ETF चुनें जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिससे लागत कम रहे, जिसका एक्सपेंस रेशियो यानी फीस कम से कम हो, और कोशिश करें कि उसे तब खरीदें जब वो अपनी असल कीमत से डिस्काउंट पर मिल रहा हो। इससे एक बेहतर डील मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो घूम फिर कर हम आखिरी सवाल पर आ जाते हैं, सोना एक सेफ हेवन है या फिर एक स्पेक्युलेटिव बबल? देखिए, लॉन्ग टर्म की संभावनाएं तो काफ़ी मजबूत दिखती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के रिस्क भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। शायद सही जवाब इन दोनों के कहीं बीच में ही छिपा है। अब इस पर क्या राय बनती है, ये सोचना दिलचस्प होगा। इस पूरी पड़ताल में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।